अब देखिए, ये स्मृति ईरानी ने चैलेंज दिया है। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर इतना ही दम है बीजेपी के नेताओं में तो वो करहल से चुनाव लड़के दिखा दे। तो गोरखपुर वर्सेस करहल वाली लड़ाई शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो चैलेंज स्मृति ईरानी ने दिया है समीर जी, ये चैलेंज कितना बड़ा है और इसका क्या इंपैक्ट होगा यूपी की राजनीति में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी ने बहुत सधे हुए शब्दों में अखिलेश यादव को चुनौती दी और बताया कि भाई परिवारवाद की जो पार्टियां है, आपने अपने सीट ले ली है, कन्नौज है, आपकी मैनपुरी है, आप वहीं से चुनाव लड़ते हो, आप नहीं लड़ोगे, आपकी पत्नी लड़ेगी, आपका भतीजा लड़ेगा, आपका भांजा परिवार का सदस्य लड़ेगा और परिवारवाद की पार्टी है ये। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि भाई मैं तो कामकाजी महिला हूं, मैं अमेठी में जाकर राहुल गांधी को हरा सकती हूँ, ठीक है मैं पिछला चुनाव हार गई हूँ। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को उन्होंने पलटवार किया था, लेकिन गोरखपुर तो भारतीय जनता पार्टी हार भी चुकी है। योगी के सीएम रहते भी 2000 उपचुनाव हुआ था, उसमें गोरखपुर सीट हारी है बीजेपी। तो ऐसा नहीं कि वहां से कोई चुनाव नहीं आ सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये अखिलेश के लिए चुनौती होगी। और अब 2027 का जिस तरीके से आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम है, योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से महिलाओं के अंदर उन्होंने जो काम किया है, इसके अलावा जो इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि महिलाएं उसे बहुत पसंद करती है, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए अखिलेश यादव को चल गया था, लेकिन उसके उपचुनाव में आप देखेंगे तो पीडीए बहुत काम नहीं किया। तो अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती है, अपने पीडीए को बचाकर रखना, अपना मुस्लिम वोट बैंक तो आपके साथ है, यादव वोट बैंक भी बचाकर रखना। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश के सामने बहुत चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी खुद बनारस से सांसद है। योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से 2017 से 10 साल में योगी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कायाकल्प किया है, चाहे वो उद्योग का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, तमाम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, तमाम माफिया को खत्म करने की बात हो, तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ कहने के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहने के लिए अखिलेश यादव के पास बहुत कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव इसलिए अपने कोर वोटर को कहते हैं कि भाई महिलाएं के लिए, मुसलमान महिलाओं की जिक्र करते हैं, वो पीडीए का जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव के लिए चुनौती बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश के अंदर है और मोदी और योगी है, तो फिर अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश कितना मुश्किल होगा ये दिख जाता है। एक छोटा सा, चूंकि ये चर्चा खूब चल रही है सोशल मीडिया पर, ये बज है जो गोरखपुर और करहल वाला है, तो सिर्फ तथ्य के तौर पर कन्नौज से डिंपल यादव सुब्रत पाठक से हार चुकी 2019। मैं वही कहता हूं, मुलायम सिंह की बहू हार गई, मुलायम सिंह की बहू हार गई। और इतना ही नहीं, जैसे कहा जाता है कि मैनपुरी तो पूरब का मैनपुरी है आजमगढ़, आजमगढ़ में 2019 में अखिलेश यादव जीते दिनेश लाल यादव निरहुआ को हरा के, लेकिन 2022 के उपचुनाव में जो अखिलेश यादव के ही भाई हैं, चचेरे भाई हैं, जो भतीजे हैं मुलायम सिंह यादव के, धर्मेंद्र यादव, उनको हराया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। तो ये कहना कि आके यहां से लड़िए, तो चुनाव मुलायम सिंह यादव जी का परिवार कहां से हार चुका है उसका जानना जरूरी है, कन्नौज और आजमगढ़। ये चुनाव हारना जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हारे जीते जाते ही हैं, हमेशा कोई हारता है कोई जीतता है। लेकिन मैं ये याद कर रहा था, हर्ष जी ने अच्छा याद दिला दिया कि वो तो सास बहू वाली बहू थी, और सास थी, क्या नाम है इनका, स्मृति जी, जो एक कन्वेंशनल फैमिली से नहीं आई थी। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, हार भी गई, जीत भी गई, लेकिन वो तो मुलायम सिंह की बहू है और वो गढ़ से हारी, अपने गढ़ से हारी। तो इसलिए, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि चुनाव ये टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने जो कुछ भी किया है किसी के बूते थोड़ी ना किया है। आप अगर किसी, और ये मैं देखता हूं, हारना जीतना जो है ना, आप किसी पुरुष के लिए इस तरह से बात नहीं करते, महिला के लिए बात करते हैं कि वो कैसे यहां पहुंच गई, तो पुरुष कैसे यहां पहुंच गया, उसके काम को बीच में लेकर आते हैं और ऐसा कमेंट लोकसभा के अंदर करते हैं, और इससे सधे हुए शब्दों में शायद जवाब मिल सकता जैसे था। भी जिक्र किया गया कि हर्ष जी ने बहुत अच्छे से बात की कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस समय किसी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाती तो एक नैरेटिव बनाने में ज्यादा मदद मिलती। जो अभी सवाल खड़े कर रहे हैं ममता जी भी या और पार्टी भी, बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनाया। स्मृति जी की भी चर्चा हुई, स्मृति जी की चर्चा इसलिए होती क्योंकि वो बहुत वोकल और ताकतवर नेता है। हालांकि मुझे बहुत कम संभावना स्मृति जी की लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता को बर्दाश्त करे जो अपने तरीके से सोचता हो, जो अपने तरीके से लड़ाई लड़ता हो। उनको ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। अभी देखा मैंने योगी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज सुबह वाली, जिसका आप चर्चा कर रहे थे, उसमें जो एनडीए का बैनर लगा था उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो नहीं थी, पार्टी यही भूल गई। तो उनको ऐसे ही अध्यक्ष चाहिए जिनको भूल भी जाए तो कोई बात नहीं है। तो स्मृति को अध्यक्ष बनाना थोड़ा सा महंगा काम है। लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से महिला आरक्षण पर स्मृति ईरानी सामने है और एग्रेसिवली बात कर रही है, और इतने सधे शब्दों में, जैसा मैं कह रही थी संगीत जी, इतने सधे शब्दों में शायद जवाब दिया ही जा सकता था जो उन पे कमेंट किया गया। सास बहू वाले उनके प्रोफेशन को आप लेकर आते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, उनके हार पर कमेंट करते हैं, तो वो भी एक चैलेंज दे देते हैं कि आइए लड़ लीजिए गोरखपुर से। देखिए, अखिलेश यादव ने जो स्मृति ईरानी के लिए बोला वो निहायत ही घटिया जिसे कहा जा सकता है, वो निहायत ही घटिया था, बेवजह था, कोई कारण नहीं बनता है। अखिलेश यादव जहाँ पर हैं वो उनके परिवार से आया है।